अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज़मीन राह वफ़ा एपिसोड 3 में मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। आज हम जिस शहीद का जिक्र करेंगे उनका ताल्लुक पाकिस्तान की आर्मी से था। बड़ी शोबे से ताल्लुक़ रखते थे कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद साहब। पहले निशान हैदर पाकिस्तान फ़ौज के। पूछते डॉक्टर हसन बुखारी से हालात ज़िंदगी और उनका करियर कैसा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन राजा सरवर साहब गुजर खान से ताल्लुक़ रखते थे, पिंडी के बिल्कुल पास है, और एक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से थे। उनके वालिद साहब भी फ़ौज में थे, वो हवालदार सार्जेंट के रैंक पर रिटायर हुए थे। 1929 में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन की थी कैप्टन सरवर ने, और FA तक उन्होंने तालीम हासिल की थी, लेकिन एज अ सिपाही उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड प्रोफेशनल थे, और 10 साल में वो नायब सूबेदार के अहदे तक पहुंच गए थे। और उसके बाद उन्होंने कमीशन का एग्ज़ाम पास किया और 1943 में वो कमीशन हासिल करके ऑफिसर बन गए। और उसके बाद उन्होंने बर्मा में वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया, और फिर कश्मीर के महाज पर वॉलंटियर किया, और कश्मीर के महाज पर ही उनकी शहादत भी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी शहीदों का जिक्र आता है तो हमारे खून में बड़ा जोश और वलवला भी आ जाता है। किस मार्के में शहीद हुए? कश्मीर के मार्के में शहीद हुए, और क्या तफसीलात थी जंग की? सुना इम्पॉसिबल मिशन था। देखिए कि कश्मीर में ना, जब एक हुर्रियत की तहरीक स्टार्ट हुई थी पुंछ से, और उसमें फिर कबायली मुजाहिदीन भी शामिल हो गए, और बाद में उसमें पाक आर्मी भी शामिल हो गई। तो हुआ ये था कि इनिशियली तो सिर्फ महाराजा हरी सिंह की फ़ौज थी, तो उसको तो रोलते हुए मुजाहिदीन श्रीनगर के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए थे मुजफ्फराबाद को फतह करने के बाद। लेकिन फिर भारतीय प्रोफेशनल फ़ौज आ गई, उसने काउंटर अटैक किया, और मुजाहिदीन तादाद में भी कम थे, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रोफेशनल फ़ौज की तरह नहीं थी, तो वो बिल्कुल बिखर गए। और जनरल अकबर ख़ान कमांड कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से ये चकोठी के मकाम पर भारतीय एडवांस को रोका, वरना ऐसे लग रहा था कि भारतीय शायद मुजफ्फराबाद तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक ज़्यादा मदद भी नहीं पहुँची थी कश्मीर के महाज पर। ये बात मैं कह रहा हूँ नवंबर 1947 की। तो उड़ी एक कस्बा है जो अब भी बॉर्डर पर है। उड़ी तक भारतीय फ़ौज ने पेशकदमी की, और जब चकोठी तक पसपाई हुई तो टोटल 20-25 बंदे जनरल अकबर ख़ान साहब के साथ रह गए थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से भारतीयों को रोका चकोठी के मकाम पर। बाद में उन्हें कुमक भी पहुंच गई, और चकोठी के मकाम पर फ्रंट स्टेबलाइज हो गया। अब कैप्टन सरवर जो थे वो उस वक्त GHQ में एज अ सिग्नल्स ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं जाता हूँ कश्मीर के जहाज में। लेकिन उन्हें मशवरा दिया गया कि आप अपना ये सिग्नल्स का कोर्स पूरा कर लें, आप पाक आर्मी के एक वैल्यूएबल ऑफिसर हैं, और आपकी ये प्रोफेशनल एजुकेशन का एक हिस्सा है, उस तरीके से आप ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो उन्होंने अपना सिग्नल्स का कोर्स पूरा किया और फिर वॉलंटियर कर दिया, और वो पोस्ट हुए इधर उड़ी के फ्रंट पर। ये कश्मीर के पूरे महाज के एक सेंटर पॉइंट वाला फ्रंट है, मुजफ्फराबाद श्रीनगर एक्सेस पर। तो उड़ी के फ्रंट पर, अब उड़ी पर एक बड़ी इजीली डिफेंसिबल पोजीशन है, पहाड़ी इलाका है। भारतीयों ने उधर बड़ी मोर्चाबंदियाँ भी की हुई थी। इधर पाकिस्तानी चकोठी के मकाम पर मौजूद थे और इस लाइन में मौजूद थे। तो कैप्टन सरवर थे तो सिग्नल्स ऑफिसर, लेकिन वो वॉलंटियर करते होते थे कॉम्बैट मिशंस के लिए, और उनकी काफ़ी उन्होंने बहादुरी पहले भी दिखाई दी। अब जो उधर कर्नल आदम थे, यूनिट कमांड जो कर रहे थे, उन्होंने एक प्लान बनाया उड़ी में भारतीय पोजीशन को कमज़ोर करने का। और तलपत्रा नामी एक पहाड़ी और एक .9108 नामी पहाड़ी पर उन्होंने कहा अगर हम इन दो पहाड़ियों पर कब्जा कर लेना तो हमारी पोजीशन उड़ी के मकाम पर बड़ी मुस्तहकम हो सकती है, और बाद में हम भारतीयों को उड़ी से निकाल भी सकते हैं। और उड़ी वॉज इम्पॉर्टेंट। उड़ी से आगे महुरा, और महुरा से आगे बारामूला का जो एक लाइन है वो सीधा श्रीनगर की तरफ जाती है। फासला भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उड़ी से तकरीबन 80 किलोमीटर होगा श्रीनगर। और ये कुछ पहाड़ी इलाका है उड़ी और महुरा के रीजन में आगे, लेकिन फ्लैट लैंड है जिस पर ऑफेंसिव करना आसान है। तो लेकिन ये इजीली डिफेंसिबल पहाड़ी इलाका है, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, उस वक्त भी थी। तो कर्नल आदम ने ये प्लान बनाया, और इन दोनों पहाड़ियों को ऑक्यूपाई कर लिया गया जुलाई 1947 में, इस अटैक में 1948 में, जुलाई 1948 में। तो लेकिन वहाँ पर पहुँच कर उन्हें मालूम हुआ कि कर्नल आदम की जो मिलिट्री प्लानिंग थी वो नाकिस थी, और उनकी रिकग्नाइजेंस भी कंप्लीट नहीं थी। और पता चला कि पीछे जो एक थपली नाम की पहाड़ी थी तलपत्रा और .9108 से पीछे, उस पहाड़ी से डायरेक्ट फायर आ रहा है इन दोनों मकामात पर। और पाक फौज तो इधर अपने आप को मुस्तहकम कर ही नहीं सकती, उधर डायरेक्ट फायर के अंडर। तो या थपली को भी कॉन्कर करना पड़ेगा इसी थ्रस्ट में,
या फिर इन दोनों पहाड़ियों से भी पीछे हटकर जो गेन्स किए हैं वो वापस करने पड़ेंगे। और इट वॉज वेरी मच फोर्टिफाइड पोजीशन, बंकर, मोर्चे, खारदार तारें, भारतीय पूरी तरह तैयार, तादाद में भी उनकी तादाद भी ठीक ठाक थी, 2-3 कंपनियां मौजूद, मशीन गनें रेडी। और आपने नीचे से जाना है और उन पर हमला भी करना है, उनकी तारें भी काटनी है, उनके मोर्चों को तबाह करना है। मोर्चों की लाइनें थी, पहली लाइन के पीछे एक और लाइन भी थी। तो कर्नल आदम साहब के पास जो टोटल थपली पर अटैक करने के लिए नफरी थी वो एक कंपनी यानी तकरीबन 100 बंदों के लगभग थी, और उसकी कमांड दी गई वॉलंटरली लीज डेंजरस मिशन के लिए कैप्टन सर्वर। और कैप्टन सर्वर ने कहा कि आई वुड डू इट, क्योंकि इट वाज लुकिंग टू बी ऑलमोस्ट अ सुसाइड मिशन। हाँ, बड़ा फेटल हो रहा था डॉक्टर साहब, बड़ा डेस्परेशन का मिशन था कि जो 2 पहाड़ियां कब्जे में की गई अब वो भी वापस करनी पड़ेंगी, तो अभी अगर एक कोशिश कर ली जाए। हालांकि इट वाज हर बंदे को नजर आ रहा था कि कितनी खतरनाक पोजीशन है, हमारे पास ना कोई बहुत ओवरवेलमिंग आर्टिलरी थी जो दुश्मन को पिन डाउन कर लेती। तो लेकिन कैप्टन सर्वर ने वो वाली बात है कि बेमिसाल बहादुरी से उन्होंने कहा मैं लीड करूंगा, और उन्होंने अपने सिपाहियों को मोटिवेट किया और ख़ुद ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने ग्रेनेड फेंक कर और मुसलसल जो है वो अपनी तरफ से फायर कवर दे देकर। और ये बात यानी कि माहिरुल अकूल बात लगती है, एक बड़ी एक यानी कि फेरी टेल यानी एक लेजेंडरी दास्तान लगती है कि ही एक्चुअली मैनेज टू डिस्ट्रॉय द फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशंस। पहली लाइन जो भारतीय मोर्चों की थी उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, और कुछ तारें वगैरह भी काटी, कुछ बंकर्स को न्यूट्रलाइज किया, और आगे फिर सेकंड लाइन से सामना हो गया, और उधर वो खुद वायर कटर से तारें काट रहे हैं सबसे आगे, और सामने मशीन गन है, और वो अल्लाह का बंदा है, यानी उसको इस कदर यकीन था कि ही वॉज सो मच ब्लाइंडेड बाय हिज ड्यूटी कि उसने कहा मशीन गन है तो होगी, जो भी होगा, वी हैव टू डू दिस। और वो और उनके सिपाही तारें काट रहे थे, सबसे आगे कैप्टन सर्वर खुद थे, तो पूरा बर्स्ट उनकी छाती में लगा और वो शहीद हो गए। और उनकी शहादत से फिर उस अटैक का वो इम्पीटस कमज़ोर हो गया, और बड़ी हैवी कैजुअलिटीज़ हुई उधर पाकिस्तानियों को। तकरीबन 22-25 शहीद हुए और 22 के करीब ज़ख्मी भी थे, यानी तकरीबन आधी कंपनी जो है वो कैजुअलिटी बन गई, और कैप्टन सर्वर जो चाहते थे चीज़ वो उनको मिल गई। लेकिन द अटैक वो फिर फेल हो गया। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि इवन इतने लॉन्ग आवर्स पर भी ही ऑलमोस्ट मैनेज टू पुल इट ऑफ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यानी ब्लंडर है, मतलब मशीन गन्स वो सारा कुछ, आपके पास फायर पावर भी नहीं है, और आपने अपने बंदे को बस ऑर्डर दे दिया कि जाओ डू द इम्पॉसिबल। लेकिन आफरीन है उस जवान पर जिसने कहा कि यस आई विल ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल। वो लग ऐसा रहा था कि वो जज्बा उनके अंदर इस तरह भरा हुआ है। अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो आपने एक वाकया सुनाया, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को वाकया सुनाएं जो उनके साथ एक उनके सुपीरियर ऑफिसर ने किया था। देखिए आप पर्सनैलिटी देखिए ना उस बंदे की, फिर आपको समझ आती है कि वो बंदा इस तरह का काम कर कैसे सकता था। 5 वक्त के वो नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, और 46 की बात है कि जेलम में वो पोस्टेड थे एंड ही वाज अ कैप्टन। और फौज में ये चीज़ है कि फौज में आपको अफसर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, यस सर करना पड़ता है, वरना वो आपकी ज़िंदगी हिसाब बना सकता है, और फौज की लाइफ ऐसी होती है। तो जो उनका सुपीरियर ऑफिसर था उधर, उसका नाम था कर्नल आत्मा सिंह, ही वाज अ हिंदू। और उसने एक दिन कैप्टन सर्वर को कहा कि क्या हर वक्त तुम अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, ये क्या तरीका है। तो कैप्टन सर्वर ने उसको फ़ौरन शटअप कॉल दी। कैप्टन सर्वर ने कहा कि आप होते कौन हो मेरे मज़हब पर बात करने वाले, मेरी ड्यूटी को देखो, मैं ड्यूटी में नेग्लिजेंट हूँ तो मुझे बताओ, उस पर बात करो, मेरे मज़हब पर बात मत करो, यू नीड टू शट अप नाउ वरना आई विल फिक्स यू, एंड दैट एक्चुअली शट हिम अप। तो वो जज्बा नजर आता है डॉक्टर साहब, वो चीज़ है ना कि बहादुरी जो है वो बड़ी, वो जो बंदा बहादुर होता है ना वो फिर अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं है। तो कर्नल होगा तो होगा, लेकिन डरवर वाली चीज़ नहीं है, ही वुड कॉल अ स्पेड। और लेकिन इस टाइप का बंदा फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, हम लोग मुनाफकत की मारी भी कौम है, वो पसंद भी नहीं आता जो सीधी बात मुंह पर करता। और एक और वाक़या मैं यहाँ सुनाता हूँ कि कैप्टन जमशेद थे कैप्टन सर्वर के साथ कश्मीर के महाज पर, बाद में वो मेजर जनरल भी बने पाकिस्तान आर्मी में। तो मेजर जनरल जमशेद बताते हैं कि एक दिन उनकी शहादत से तकरीबन को हफ्ता पहले का वाक़या है कि ही सॉ हिम आफ्टर तहज्जुद के वो दुआ पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। तो जमशेद ने उनसे पूछा कि आप क्या दुआ मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह तो मुझे या तो शहादत की मौत दे या एटलीस्ट मुझे हज पर जाने की सादत नसीब। बड़ी बात है, बड़ी। अल्लाह ताला ने फिर उनकी दुआ कबूल की, और वो यानी खुद उस शहादत की तलाश में थे, डेंजरस मिशंस में खुद वो पहले भी जाते रहते, इस दफ़ा भी वो गए। लेकिन ये डेडिकेशन की इंतहा है कि वो बंदा किसी चीज़ से नहीं डरा। और आप दूसरी चीज़ देखिए,
अब अगर हम बात करें ना, हम हर शहीद को एक थीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। सही डॉक्टर साहब, तो क्या थीम मतलब उनके बारे में ना वो शेर ज़हन में आ जाता है टेनिसन का कि समवन हैड ब्लंडर्ड, देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई। उन्होंने नहीं कहा कि आपका जो ऑर्डर है वो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म के मुनाफी है, इस ऑर्डर से बड़े कीमती नौजवान शहीद होंगे, मैं यानी कैसे इसको लीड कर सकता हूँ, ये नहीं ठीक। लेकिन उनका उसका काम ऑर्डर देना, ये उसका मसला है, ही शुड बी प्रोफेशनल इनफ। लेकिन अब सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर आ गया, फौजी डिसिप्लिन का ये एक रिक्वायरमेंट है। इस्लाम में भी ये चीज़ है कि अगर आपको अमीर ऑर्डर दे आग में कूदने का तो फिर ठीक है, अताद अमीर इज एसेंशियल स्पेशली इन केसेस ऑफ वॉर। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑर्डर आ गया, जो भी है इम्पॉसिबल है, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके बनाऊंगा, और अगर ना भी हुआ तो मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। और वही हुआ कि वो फिर शहीद हो गए, उनका मिशन पूरा हो गया। और यहाँ उस बंदे की सोच देखें, एक आम घराने में पैदा हुए, गरीब घराने में पैदा हुए, बहुत मेहनत से उन्होंने अपने लिए एक अच्छी लाइफ बिल्ड की। सिपाही थे, सिपाही से अफसर हुए, कैप्टन हुए, आगे मेजर बनते, कर्नल बनते। एक सिग्नल्स का कोर्स उन्होंने कर लिया था, सिग्नल कोर में पाकिस्तान में वैसी ट्रेंड अफसरों की कमी थी उस वक्त, तो नया नया मुल्क बना था, प्रमोशन के रास्ते सामने थे। आज जो है वो कुछ अरसे बाद वो ब्रिगेडियर बन जाते, अच्छा रैंक अटेन करते, एक प्रॉपर्टी बनाते, अपनी फैमिली बड़ी सेटल लाइफ हो रही थी, बड़ी सेटल लाइफ। 2 उनके छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त। लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को नहीं सोचा, कहा बच्चों को भी अल्लाह ताला के हैं, सब कुछ अल्लाह ताला का है, मैंने अल्लाह ताला के राह में जहाद करना है और अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ देम। और उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, अभी तो फिर भी हमारी आर्मी शोहदा का ख्याल रखती है, हमारी स्टेट है, उस वक्त तो ये चीज़ भी कंफर्म नहीं थी कि ये मुल्क चलेगा भी या नहीं, तो कोई गारंटी, कोई इंश्योरेंस वाली चीज़ थी नहीं। बट ही स्टिल farthest फ्रॉम हिज माइंड वर दीज थिंग्स। ये दुनियावी चीज़ों का ये लोग अल्लाह ताला के खास लोग होते हैं, ये म्यूंडेनिटीज की परवाह ही नहीं करते। और आपको ये चीज़ नजर आती है सॉफ्ट स्पोकन, एक वो इकबाल के शाहीन वाला रूप नजर आता है। जब ऑर्डर आ गया तो वो शख्स जाएगा, अपनी पूरी जान लगा देगा, हर चीज़ देगा। लेकिन ये फिर हमारा फेलियर है कि ऐसे जेम्स को हम, हमारे यानी कि प्रोफेशनलिज्म की कमी या इस चीज़ को रिकग्नाइज भी नहीं करते। इस तरह के लोगों को उल्टा बुरा भी समझा जाता है कई दफ़ा, जो कि बिल्कुल सीधी बात करते हैं, यानी कि दे डोंट, जो अल्लाह ताला से डरता है ना सिर्फ, और किसी से नहीं डरता, फिर अफसर से भी नहीं डरता। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है मेरा, हुकूमत पाकिस्तान ने निशान हैदर कब कैप्टन साहब शहीद साहब को दिया? इनको लेट मिला, इनको फिर 1958 में आई थिंक निशान हैदर अवार्ड हुआ है। उस वक्त तो बहुत इनिशियल बात थी, लेकिन अब यानी कि अवार्ड्स दीज डोंट मैटर फॉर दीज, उनको तो पता भी नहीं था, मतलब ये भी नहीं पता था कि निशान हैदर में रहेगा। दूसरा जो बंदा दुनिया से चला गया उसको आप जो मर्जी 15,000 तोपों की सलामी भी दे दें, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर होती है कि अगर उसके अहलो अयाल का ये उसको सिक्योरिटी हो कि दे वुड बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन कैप्टन सरवर के पास वो भी नहीं थी। बट ही डिडंट केयर, ऑल ही केयर्ड फॉर फॉर हिज ड्यूटी। और उन्होंने अपने एक रासिखुल अकीदा मुसलमान की तरह, एक कुरून उला के मुसलमान की याद ताज़ा की, जैसे कि जाफ़र बिन अबी तालिब ने और ज़ैद बिन हारसा ने मोता की लड़ाई में, जहाँ लाखों के लश्कर के सामने चंद हज़ार मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है, फिर हम शहीद हो जाएंगे, अगर ना भी जीते तो शहीद हो जाएंगे, हम या शहीद होंगे या हम गाजी होंगे, हम कभी भी डिसग्रेस का दामन नहीं लेंगे। एक इस्लामिक ऑनर को उन्होंने बरकरार रखा। लेकिन ये हमारा भी फेलियर है ना, फिर बड़े लेवल पर देखें ना कि इस तरह का सुइसाइडल प्लान, अब वो जैसे टेनिसन ने भी कहा, समवन हैड ब्लंडर्ड, बट इस तरह के ब्लंडर्स में ये कीमती हीरे फिर ज़ाया भी होते हैं, जो कि ज़ाया इस तरह नहीं कि वो तो अपनी मुराद पा गए, लेकिन वो जिस तरह इस मुल्क को सर्व कर सकते थे आगे मजीद, जिस तरह उनका एक मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता था, वो फिर नहीं होता। तो आपका ये दीज आर वेरी वैल्यूएबल, दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड and they need to be utilized so that the state and the religion of Islam benefits the most from them. That's the moral. कि ये तो बड़ी वो एक रोमांटिक चीज़ है, और कैप्टन सरवर बिल्कुल आइडियल रोमांटिक हीरो की तरह लगते हैं। रोमांटिक से मुराद हमारे यहाँ लोग समझते हैं ना कोई इश्क मोहब्बत, इस लफ्ज़ का मतलब हीरोइक है बेसिकली। एंड ही इज़ अ रोमांटिक वॉरियर, ही इज़ अ रोमांटिक हीरो के उन्होंने एक इस्लामिक उस जज्बे के तहत, एक ऑनर हायर आइडियल्स के तहत वो बंदा गया। लेकिन आप अपने गिरबान में भी तो झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह यानी कि हीरों के बदले, यानी कि आप उनकी कोई परवाह नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये हीरा है, ये 1 रुपए का सिक्का नहीं है। सही।
शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। बड़ा डिटेल आपने शहादत का तस्करा किया और ये भी बताया कि ज़ाया नहीं हुई, उनकी कुर्बानी इस राह हक में हमेशा ग्लोरीफाई करेगी। बिल्कुल, थैंक यू। व्यूअर्स, अपने कीमती कमेंट्स और अपनी कीमती बातों से हमें ज़रूर आगाह करें, हमारे प्रोग्राम का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहिए आज़मीन राह वफ़ा।